नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके जंक्शन में। और मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 5 भाग हम पढ़ चुके हैं, अब छठे भाग की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आधुनिक भारत से हरियाणा में प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। मध्यकालीन और प्राचीन भारत से इतने प्रश्न आते नहीं जितने आधुनिक भारत से आते हैं, ठीक है ना दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हरियाणा का कोई भी एग्जाम देने से पहले आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, कहीं कोई दिक्कत ना खड़ी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1928 में भारत आए उस कमीशन का नाम बताया जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो वो था आपका साइमन कमीशन। ये 1927 में इसकी नियुक्ति हुई थी और 1928 में जो है ये भारत आया था और इसका बहिष्कार किया गया था। दोस्तों, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें सभी जो सदस्य वो अंग्रेज थे, हिंदुस्तानी एक भी नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। और आगे बढ़ते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? यह की थी आपकी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जान लेते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को की थी। कब की थी? 12 जून 1905 को। दोस्तों, बोलते हैं ना, जुबान थक जाती है, इसलिए अगर आवाज़ अगर धीमी आए तो बता देना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके जीके गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो वो की थी आपकी 1917 में। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 17 जून 1917 में कोचरब नामक स्थान पर की थी। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च यहीं से शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो वह आया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उच्च न्यायालय जो है अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1 जुलाई 1862 को कोलकाता में और 14 अगस्त 1862 को मुंबई में और 15 अगस्त 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा आपका कि उच्च न्यायालय में अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1 जुलाई और 1862 को कोलकाता और 14 अगस्त 1862 को मुंबई और 15 अगस्त 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, ये की गई थी 1861 में। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक किसे जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? वो मानते थे दादा भाई नौरोजी को। आगे बढ़ते हैं। चिटगांव शस्त्रागार पर दावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? वो बोला गया था सूर्य सैनी के नेतृत्व में। क्योंकि 18 अप्रैल 1930 को ना सूर्य सैनी के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार पर दावा बोल दिया गया था। और सूर्य सैनी को प्यार से लोग जो मास्टर दा कहते थे। क्या कहते थे? मास्टर दा। प्रश्न यहां से बन जाएगा कि सूर्य सैनी को क्या कहते थे लोग? मास्टर दा के नाम से जानते थे। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ये हुए थे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अब इस गांधी इरविन के बारे में भी जान लेते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को सविनय अयोध्या आंदोलन से संबंधित है। इस समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी? अब इसके बारे में जान लेते हैं। सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले में वापस ले जाएं। दूसरा है हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त जो राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए। कांग्रेस व उनके कार्यकर्ताओं के जब्त संपत्ति वापस की जाए। समुद्र किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व एकत्रित करने की छूट दी जाए। कौन से गोलमेज सम्मेलन का महात्मा गांधी ने भाग लिया था? दोस्तों, तो वो था आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं लिया था, दूसरे में लिया था 1931 में। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 दिसंबर 1931 को जो है 1 दिसंबर 1931 तक चला था, जिसमें महात्मा गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा था। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसमें गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त करके इसे घोषित कर दिया गया था। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः जो है सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो वो आगा फजल अली 1953 में। अब इसके बारे में जान लेते हैं फजल अली के बारे में। नेहरू द्वारा अगस्त 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट अक्टूबर 1955 में दी।
इसमें कहा गया है कि राज्यों के गठन में प्रशासनिक और आर्थिक पहलुओं पर जो है इस महत्व देते हुए भाषाई आधार पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और 1953 में पहला बना था आपका आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो वो बनी थी आपकी केरल में। स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेस सरकार केरल राज्य में बनी थी। इसका कार्यकाल अप्रैल 1957 से 1959 तक चला था। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री E.M. नंबूदरी पाद थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे दोस्तों, तो वह इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत उड़ीसा, मध्य प्रांत, बिहार और मद्रास में पूर्णतः बहुमत और बंबई में लगभग पूर्णतः बहुमत प्राप्त किया था। 175 सीट में से 86 सीटें प्राप्त की थी। इन 6 राज्यों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने पदभार संभाला था। बाद में असम और पश्चिमी तौर पर प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अन्य दलों में सहयोग गठित कर दिए थे। महात्मा गांधी की किसकी कृति से अत्यधिक प्रभावित थे दोस्तों? तो वो था लियो टोल्स्टॉय। गांधी जी ने लियो टोल्स्टॉय की रचनाओं से काफी प्रभावित थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जर्मन शिल्पकार कालिनबाग की मदद से यह टोल्स्टॉय फर्म की जो स्थापना की थी। आपका प्रश्न बन जाएगा ये कि गांधी जी ने लियो टोल्स्टॉय की स्थापना कहाँ की थी? तो वो की थी आपकी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो वो तो आपका लियो टोल्स्टॉय। गांधी जी सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में सीखा था दोस्तों? वह दक्षिण अफ्रीका। 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सत्याग्रह की कला को अभ्यास के तौर पर सीखा था। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? तो वो किया गांधी जी ने। सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था। इसमें सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। दक्षिण अफ्रीका किस शहर में गांधी जी को सवेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया था? तो वो था आपका महात्मा गांधी जी ने। एक बार की बात बताता हूं मैं आपको। महात्मा गांधी जी ने एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला मुकदमे की पैरवी करने के लिए 1893 में गए थे और दक्षिण अफ्रीका गए। तो वहां से गांधी जी जब डफनी से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे से यात्रा कर रहे थे ना, तो रास्ते में ना मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी को सफेद लोगों द्वारा पीटा और पट्टे से नीचे फेंक दिया, क्योंकि गांधी जी एक वकील थे और वो केस लड़ने के लिए अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का 1893 में गए थे और उसके बाद 1915 में भारत लौटे थे। और उसी दिन 9 जनवरी को है ना प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया जाता है। 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से मिलने के लिए निम्न में कौन गया था? तो वो आपका गया था गोपाल कृष्ण गोखले। मिलने गए थे इनसे, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से मिलने गए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था दोस्तों? वो था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी ने गोखले के संपर्क में आए और इनके प्रभाव में आकर गांधी जी ने स्वयं को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने पहुंचे थे दोस्तों। वो तो अहमदाबाद में। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल से। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था और उसके बाद उसका दूसरा प्रयोग जो फरवरी मार्च 1918 में किया गया। अहमदाबाद की कॉटन मिल के उद्योग मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया। अहमदाबाद में मिल मालिकों के मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ गया और गांधी जी ने 3 दिन के अनशन पर जो बैठ गया था, जो भारत की उसमें प्रथम भूख हड़ताल थी। उसके बाद ना मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और उन्हें बोनस देना पड़ा। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन में वर्ष में जो है आरंभ किया था, वो किया था आपका 1919 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग यद्यपि 1917 में चंपारण में किया, तथापि राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन जो वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट के विरुद्ध प्रारंभ किया और यही 1919 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो वो क्या था आपका चंपारण आंदोलन में। और जो आपका चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, इसके अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण आंदोलन में 1917 में हुई। इस आंदोलन से ही गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कर लिया था। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ कहां से किया था? वो आप कहता है चंपारण से 1917 में। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र
एआईसीसी अधिवेशन कहाँ जो है आयोजित किया गया, वो किया गया था आपका बेलगांव में। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी अधिवेशन 1924 में बेलगांव अधिवेशन में किया गया था। महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में सिविल जो है अवज्ञा आंदोलन में प्रारंभ में भाग लिया, तो वह लिया दांडी में। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को जो शुरू हुई। ये साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों तक लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा जो है की गुजरात के यानी नौसारी जिले से, जहां से 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया और सैनिक ने अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। सवाल यहाँ से बनेगा, आपका प्रश्न आपसे पक्का पूछा जाएगा कि दांडी मार्च यात्रा जो है कब शुरू की, 12 मार्च 1930 को, खत्म कब की, ये अप्रैल 1930 को यानी 6 अप्रैल 1930 को। इसमें ना 78 सहयोगी थे, 24 दिन तक ये यात्रा चली और 390 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने तय की थी और गुजरात के नौसारी जिले से ये चल पड़े थे। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था, ये आपका हुआ था दांडी में। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं, वो मानते हैं आपका भारतीय स्वतंत्रता का, आर्थिक स्वतंत्रता का इसका प्रतीक मानते हैं। दी गई घटनाओं में कलाकारों में कौन सा सुमेलित सही है, अब हमें यह बताना है, आगे चले बताते हैं। तो ये रहेगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, द क्रिप्स मिशन, द कैबिनेट मिशन का प्लान। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था, द क्रिप्स मिशन आंदोलन 1942 में चला था, भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में चला था, द कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में चला था। अब इनको सही क्रम में निकला है, सीधे आंसर पे चलेंगे। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई, भारत में 1928 में आया। दांडी मार्च यात्रा जो 6 अप्रैल 1930 को, और गांधी जी समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, वो पूरा समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। ये आपको डेट याद रखनी है। अब सही मेल बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष जो है नेता सुभाष चंद्र बोस थे, और नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसका जो निर्माण किया गया, जबकि स्वदेशी आंदोलन का रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा समर्थन जरूर किया गया था, परंतु वे सक्रिय भूमिका में नहीं थे। स्वराज्य पार्टी के गठन में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की भूमिका थी। ऐसे युग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था 1920 में, और यह 1922 तक चला था। आगे बढ़ते हैं। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे, तो वह आपका बंगाल और पंजाब। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से भी जान लेते हैं। वर्ष 1937 में चुनाव में कांग्रेस को बंगाल, पंजाब और सिंधु में पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग, और बंगाल में किसान प्रजा पार्टी मुस्लिम लीग की सरकार गठित की गई। सिंध में भी गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने थे, वो है आपका पट्टाभी सितार मैया को। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। त्रिपुरा में जनवरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्थित पट्टाभी सितार मैया को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जीता, लेकिन गांधी जी असहयोग के कारण अप्रैल 1939 में उन्हें कांग्रेस पद से त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस अध्यक्ष बनना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था, वो कब आया था, 1946 में। लॉर्ड पैथिगलोनिस के नेतृत्व में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और इसके अन्य 2 सदस्य थे दोस्तों, वो तो स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था, तो वो भेजा गया था आपका शक्ति अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल से। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली जो है तैयार करना था, अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा था, तो वो था आपका वीर की अहिंसा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के बारे में जो है क्या कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो आपका आंसर होगा सी, यह कथन सही नहीं है। बाकी डिटेल से जानते हैं। गांधी जी की पवित्रता में विश्वास रखते थे। गांधी जी जो है पवित्रता में विश्वास रखते थे। उन्होंने राजनीति को धर्म के दायरे में रखना चाहते थे। उनकी दृष्टि में जो लोग यह कहते थे कि धर्म राजनीति से संबंध नहीं है, वे वास्तव में यह नहीं जानते कि धर्म क्या है।
ऐसा करके राजनीति को तत्कालीन सभी बुराइयों को मुक्त करके उसे मानव हित जो है साधन बनाना चाहते थे। वे अहिंसा में विश्वास करते थे। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था दोस्तों? तो वो किया था आपका अस्पृश्यता का। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से भी जानते हैं। महात्मा गांधी ने हरिजनों के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। वे अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे और 1932 में अछूतों को हरिजन नाम दिया गया और हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई, महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में आरंभ लेने के प्रारंभ में कौन सा मुख्य कारण था दोस्तों? वो था आपका क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता। अब इसके बाद थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दे दिया था। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को ना प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का जो आरंभ हुआ था वो था आपका 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया? अगस्त में। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में, यानी कि स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं के वार्ता हेतु 1942 में जो भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? वो किया गया आपका बलिया में। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित की गई। बलिया उन क्षेत्रों में से एक था जहां समानांतर सरकार का गठन किया गया। यहाँ की सरकार का नेतृत्व चीतू पांडे ने किया। ये आंसर बनेगा आपका। यहाँ का जो है नेतृत्व किसने किया? चीतू पांडे ने। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के तामलुक, महाराष्ट्र के सतारा, उड़ीसा के तलचर में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें गठित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में कौन सी महिला किसी राज्य की महिला जो राज्यपाल बनी थी? वो थी आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू। यह उत्तर प्रदेश की बनी थी। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश में की प्रथम राज्यपाल 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक श्रीमती सरोजिनी नायडू रही थी। यह किसी भी राज्य की जो है महिला राज्यपाल बनी थी। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित किया था, यह किया था आपका असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? वो किया गया था चौरा चौरी कांड के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव कब रखा था? 1920 में रखा था। और कहाँ आयोजित पर अधिवेशन में किया था? यह आपका कोलकाता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव वर्ष 1920 में कोलकाता में स्वीकार किया गया। यह एक विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन को मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो वो मिला था आपका असहयोग आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में जो है 22 तक चला। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला। इस संदर्भ में एचिसन की टिप्पणी जो है उल्लेखनीय है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, हिंदुओं और मुसलमानों की एकता एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों भी पुराना नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे दोस्तों? वो थे आपके असहयोग, सविनय और बहिष्कार। अब इसके बारे में जान लेते हैं। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप थे असहयोग, सविनय, अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया? तो वो किया गया आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया एक नमक एकाधिकार। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से आरंभ हुआ। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, समुद्र तल से मुट्ठी भर नमक उठाया और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को तोड़ दिया गया।
यह इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार आंदोलन को तत्कालीन मुद्दे नमक एक अधिकार को लेकर शुरू कर दिया गया, परंतु इसका दीर्घकालिक लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य था। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प जो सी सही है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी दांडी यात्रा किसका उदाहरण है दोस्तों? वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हो गया? तो वो किया गया 1930 में। नमक सत्याग्रह किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों वो किया गया 1930 में। गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था दोस्तों? वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। नमक कानून के उल्लंघन में गरीबी गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था दोस्तों, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी दोस्तों? वो ली गई थी आपके लाहौर अधिवेशन में पूर्ण शपथ ली गई थी पूर्ण स्वराज्य की। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं। कांग्रेस का जो 44वां अधिवेशन हुआ था ना 1929 से 31 दिसंबर को 1929 को हुआ था। ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता का जो है तिरंगा फहराया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई? तो की गई आपकी लाहौर में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो किया गया आपका लाहौर में 1929 में। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे आपके जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों, वो गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें लोकसभा के पिता के रूप में उपाधि दी थी। सर्वोदय और भूदान आंदोलन के कौन समर्थक रखता है दोस्तों? वो रखता है आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय और भूदान आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे संबंधित थे। इन्होंने भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में जो है प्रारंभ किया था। सर्वोदय के अवधारणा संस्थापक कौन थे? वो थे आपके महात्मा गांधी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक समय में सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। इसकी जो दृष्टि है, सर्वोदय का अर्थ होता है सभी के उदय का कल्याण, उदय या कल्याण। इस अवधारणा को गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट में किया है। कौन सी पुस्तक है? अन टू द लास्ट। अब कुछ प्रश्न जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 1904 में। किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया है? वो है बोम जीसस के बेसिलिका में। वर्ष 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? कलकत्ता। राजा कवि वर्मा कहाँ के मानचित्रकार थे? केरल के। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। कलमकारी चित्रकला संबंध किससे है? वो दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र से है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी जीके कंप्लीट हो रही है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था दोस्तों? ये था आपका जिनेवा का। 1492 में ना सर्वप्रथम अमेरिकी महाद्वीप की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस जिनेवा का प्रसिद्ध नाविक था। इसका जन्म 31 अक्टूबर 1451 को हुआ था, जिनोवा में यानी इटली में हुआ था, जबकि इसकी मृत्यु 20 मई 1506 को हो गई थी और ये हुई थी वेलादोलिद में हुई थी, जो वर्तमान में स्पेन में पड़ता है वेलादोलिद। अब हमें गलत मिलान करना है, सीधा आंसर पढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1920 में की थी। कब की थी? 1920 में। इससे पहले मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो 1875 में इसकी स्थापित की गई और जवाहरलाल नेहरू ने विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई। इसकी स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। अंबेडकर विश्वविद्यालय कई स्थानों पर यथा दिल्ली, लखनऊ, आगरा इत्यादि पर स्थित है। यानी कि आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी दोस्तों।
हस्त हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या होता है? ये होता है आपका कुछ प्रतिबंधों को हटा देना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हस्तक्षेप नीति का कुछ प्रतिबंधों को हटा जाना है। एडम स्मिथ ने प्राकृतिकवादियों द्वारा प्रदत्त रोको मत जाने दो के नारे में लिपटी हुई हस्तक्षेप नीति को बिना शर्त समर्थन देते हुए स्वतंत्र व्यापार की जबरदस्त हिमायत की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक दोस्तों कौन थे? वो तो मदन मोहन मालवीय है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से भी जान लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1919 से 1939 तक ये कुलपति बने रहे थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपकी मदन मोहन मालवीय ने। आगे बढ़ते हैं। अब सही जो है कर्म हमें करना है। वास्को डी गामा भारत की यात्रा 1498 में। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में हुई थी। सिपाही विद्रोह 1800 क्रांति में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब हमने भारत का जो इतिहास है वो पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। वहां से अगर कोई प्रश्न बनेगा ना तो उससे बाहर नहीं जाएगा। अब हम विश्व का इतिहास के बारे में जान लेते हैं। रेनेसां जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं, यूरोप तक की एक अवधि है दोस्तों, वो 14 से 17वीं शताब्दी तक है। चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो 1962 में लड़ा गया। इसमें चीन विजयी हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में किस वर्ष हुआ था? 1999 में हुआ था। एडोल्फ हिटलर था दोस्तों, जर्मनी का था। एडोल्फ हिटलर एक क्या था? ये राजनेता, लाखों यहूदियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था, जर्मन से था। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ? 1914 से हुआ। खत्म कब हुआ? 1918 में। दूसरे विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ? 1939 में। भारत और चीन ने वर्ष में 1954 में जो है पंचशील की संधि जो है हस्ताक्षर कर दिए थे। किस राजवंश के शासनकाल में चीन ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ? वो हुआ कीन में। क्या हुआ? यानी कीन। चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ दोस्तों 1900 ईस्वी में। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार जिसके भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था ना, वो कहाँ के लिए गए थे? फ्रांस की क्रांति। आगे बढ़ते हैं। जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या एक पवित्र ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है? वो है सिटोवाद से। इकोनॉमिक्स और ऑफ वेलफेयर यानी दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, एशियन ड्रामा के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? समाजवादी बाइबल जिसे हम कहते हैं उसके दास कैपिटल। यह आंसर ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर ये पुस्तक है। दास कैपिटल ये भी पुस्तक है। वैल्यू एंड कैपिटल ये भी पुस्तक है। एशियन ड्रामा ये भी एक पुस्तक है। और समाजवादी जिसे बाइबल कहते हैं समाजवादी, वो उसके लेखक कौन है दोस्तों? ये है दास कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? यह कहा था आपका जॉन लोक ने। जॉन लोक ने क्या कहा था? जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। यह भी बात सही है। अब दोस्तों राजनीतिक विचारक सर जॉन लोक ने अपनी पुस्तक में सेकंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में यह कहा था कि जहां कानून नहीं है वहां पुस्तक नहीं है। इसकी पुस्तक का नाम देख लो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, द सेकंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। सुधारा आंदोलन क्या है दोस्तों? ये है आपका पोप के प्रभुत्व के खिलाफ जो विद्रोह है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सुधार आंदोलन पोप के प्रभुत्व के खिलाफ एक विद्रोह था। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट द्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य धार्मिक क्षेत्रों में रोम के जो पोप व चर्च के अधिकार को चुनौती देना है। लोकतांत्रिक समाजवादी की विधियां क्या है दोस्तों? वह समझना और प्रचार करना है। 1850 के दौरान ब्रिटेन कहलाने लगा था। क्या कहलाने लगा था? दुनिया का कारखाना। ब्रिटेन को क्या कहते हैं? दुनिया कारखाना। ये प्रश्न आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन को क्या कहते हैं 1850 में? दुनिया का कारखाना। अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं का जो विश्व व्यापार प्रभुत्व था, अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर निर्मित वस्तुओं को उत्पादित किया। तकनीकी और संगठनात्मक सुधार के कारण ब्रिटेन के उत्पादन में नाटकीय वृद्धि हुई।
ब्रिटेन की इस वृद्धि के विश्व में जो अन्य देश प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, यानी भाग नहीं ले सके, इसी कारण ब्रिटेन को 1850 में ना विश्व का कारखाना कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार 4 बार देखोगे ना तो आपकी जीके यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। हरियाणा का ही नहीं बल्कि कोई भी एग्जाम हो ना, इससे बाहर कोई जीके आएगी नहीं आपकी, और इससे बड़ी कोई पुस्तक नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकता के जो है संस्थापक सदस्य कौन था दोस्तों? वो था आपका मिखाइल बैकुनिन। अब मिखाइल बैकुनिन के बारे में जान लेते हैं। बैकुनिन जो है लोक लुभावनावाद के शुरुआती दिनों में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। यह एक रूसी क्रांतिकारी यानी अराजकतावादी और सामूहिकतावादी अराजकतावाद का संस्थापक था। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है दोस्तों? वो है आपका कामगार का। इस्माइल ने समाजवाद के संबंध में क्या कहा था? समाजवाद का अभिप्राय है श्रमिकों के ऐसे संगठन हैं जिससे उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है। अच्छा, स्पष्ट है कि समाजवाद मूलतः कामगारों का आंदोलन है। चीन की ग्रेट वॉल जो महान दीवार है उसका निर्माण किसने करवाया था? यह आपका करवाया था सी हुआंगटी ने। चीन की महान दीवार जो दीवार है ना, अगर उसे ग्रेट वॉल भी कहते हैं, इसका निर्माण चीन के प्रथम सम्राट सी हुआंगटी ने करवाया था और 220 से 206 ईस्वी में जो काम हो गया था। मार्को पोलो किसके लिए विख्यात है दोस्तों? वो है आपका चीन, भारत, एशिया और यात्रा करने के लिए विख्यात है। मार्को पोलो ना 1254 से 1324 तक जो है चीन, भारत, एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात है। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल की जो प्रकाशित हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी? 1867 में। आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? तो वो आपका ब्रिटेन है। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था। किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की जो है अंतिम हार हुई थी? तो ये हुई थी आपकी ट्राफलगर की लड़ाई में। ट्राफलगर की लड़ाई में। अब ये ट्राफलगर की लड़ाई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लड़ाइयों में नेपाल की हार जो है ट्राफलगर की लड़ाई में हुई। 21 अक्टूबर 1805 को हुई थी लड़ाई। यह नेपोलियन की अंतिम हार थी। अंतिम हार का वाटरलू फरी जो प्रसिद्ध लड़ाई दोस्तों 18 जून 1815 को हुई थी। इस आगे बढ़ते हैं। अब हमें सही मिलान करना है, सीधा आंसर की तरफ चलेंगे। होब्स जो चार्ल्स की प्रथम फांसी हुई थी, जो होब्स की हुई थी। रूसो जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। लोक गौरव में क्रांति से संबंधित है। हिटलर जो है दूसरे विश्व युद्ध से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो वो था आपका मोसोलिनी। बाकी सब थे। केवोर था, गैरिबोल्डी था और मैजिनी था। इटली के एकीकरण का श्रेय मैजिनी, काउंट केवरो और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। इटली के एकीकरण का जनक जो है जोसेफ मैजिनी को माना जाता है। मुसोलिनी इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो वो गिराए गए थे आपके हिरोशिमा और नागासाकी पर। दूसरे विश्व युद्ध में जापान में हिरोशिमा में 6 अगस्त और 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को यूएसए द्वारा परमाणु बम गिराए थे। एक का नाम था फैटमैन, एक का नाम था लिटिल बॉय। किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? वो था बास्तिल। बास्तिल दुर्ग के पतन के साथ फ्रेंच क्रांति 1789 में आरंभ हुई थी। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो वो है पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, महाशक्तियों के बीच तनाव। आगे बढ़ते हैं। अब सही क्रम जानना है दोस्तों, तो वो आपका ग्लोरियस क्रांति हुई थी 1688 से 89 में। स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई हुई थी 1765 से 1783 में। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। अब क्वेश्चन रिपीट होंगे। रूस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? यह थी 1917 में। बोस्टन चाय पार्टी की घटना किससे संबंधित है दोस्तों? वो है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित।
बोस्टन क्रांति चाय पार्टी की घटना जो है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है, 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। क्रेमिनी युद्ध का जो समापन किस युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो वो हुआ था आपका पेरिस समझौते के तहत। क्रीमियन युद्ध जो है अक्टूबर 1853 से 1856 तक चला। इसका समापन समझौता जो 30 मार्च 1856 के तहत हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1856 में क्रीमियन युद्ध के किन के बीच लड़ा गया, तो वो लड़ा गया रूस और तुर्की के बीच। क्रीमियन युद्ध जो 1854 में शुरू हुआ, 1856 में समाप्त हो गया था। इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की की संयुक्त सेना ने रूस को पराजित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था, तो ये लड़ा था अब जर्मनी के खिलाफ, ये यूनाइटेड किंगडम के साथ। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ना 1914 में हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था ये। और इस युद्ध में ना जापान दूरी शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के खिलाफ मित्र राष्ट्रों यानी यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस और इटली आदि के साथ था। जबकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यह जर्मनी का जो साथ दिया था, अमेरिका, ब्रिटेन आदि विरुद्ध था। और दोस्तों पहला विश्व युद्ध का प्रथम ये कांड क्या था, अष्टक राजकुमार की हत्या थी। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था दोस्तों, वह था वर्सेल्स की संधि के तहत। अब वर्सेल्स की संधि के बारे में जान लेते हैं। वर्सेल्स की संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी में आत्मसमर्पण कर दिया था दोस्तों। 28 जून 1919 को जर्मनी व मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस में पेरिस के निकट स्थित वर्साई यानी एक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक समापन माना गया जाता है। यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने लिखा था, जो ये लिखा था आपका रूजवेल्ट ने। किसने लिखा था, रूजवेल्ट ने। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन शब्द में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यह गढ़ा था कि इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1 जनवरी 1942 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषणा की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन तीनों ध्रुवों में एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध जो है युद्ध किया था, तो वह था आपका चीन। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से भी जान लेते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन उन ध्रुवीय शक्तियों में से नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध जो है युद्ध किया था। जर्मनी, जापान, इटली द्वारा संयुक्त रूप से एक त्रिपक्षीय संधि पर 27 सितंबर 1940 को हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दूसरे विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्ति की स्थापना हुई। मैन कॉफ का लेखक कौन है दोस्तों, वह आपका हिटलर है। अब हिटलर के बारे में जान लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह था दोस्तों। मैन कॉफ यानी हिटलर की एक आत्मकथा है दोस्तों, मैन कॉफ। हिटलर को नाजीवादी विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। इसमें एक राष्ट्र, एक नेता, एक नारा देकर जर्मनी में 1920 में नाजी दल की स्थापना की और 1933 में जो है जर्मनी का चांसलर बन गया था। इसने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश यानी राजा या रानी कौन था दोस्तों, तो वह था आपका क्वीन मैरी ट्यूडर। आगे बढ़ते हैं। अब रानी के बारे में जान लेते हैं। इंग्लैंड की रानियों का जन्म और उनके सिंहासन रोशनी की जो तिथि है वो जान लेते हैं। क्वीन एनी, ये 6 फरवरी 1665 को इनका जन्म हुआ था और 8 मार्च 1702 को इनका जो है राज्यारोहण हुआ और 37 वर्ष 1 महीने के बाद। क्वीन विक्टोरिया के बारे में जान लें। 24 मई 1819 को इसका जन्म हुआ और उसका सिंहासन हुआ 20 जून 1837 को। क्वीन एलिजाबेथ के बारे में जान लेते हैं। 21 अप्रैल 1926 को इसका जन्म हुआ और 6 फरवरी 1952 को जो है इसका सिंहासन जो है तैयार हुआ। क्वीन मैरी ट्यूडर जो 18 फरवरी 1516 को और 19 जुलाई 1853 यानी 37 वर्ष 5 महीने के बाद जो है इसका सिंहासन रोहण हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के 22 भागों में जो संविधान के गठन के समय थे, उनमें से हटाया गया एकमात्र जो भाग नंबर ये, भाग नंबर 8। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को जो है मानता है, सम्मान मानता है। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का, भारत का है। आगे बढ़ते हैं। समस्त भारतीय नागरिकों समानता के लिए आश्वासन कौन करता है, भारत का जो संविधान करता है। कौन सर्वोच्च कानून है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध जो है तय होने के साथ साथ लोग सरकार के बीच वे संबंध तय होते हैं, वह भारतीय संविधान।
भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? यह हुआ था मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी और 2006 को विक्रम संवत को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? वह हैदराबाद ने नहीं लिया था। अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? भारत राज्यों का संघ के रूप में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? यह कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। भारत का संविधान किस प्रकार का दोस्तों? यह नम्य और अनम्य। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया हुआ? संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान का उद्देश्य का स्रोत क्या हुआ? अमेरिका संविधान। भारतीय संविधान ने किस भाग को जो उसकी आत्मा कहा गया? संविधान की प्रस्तावना को। यह संविधान से आपके क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिन लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये गलत है, 17 दिन नहीं लगे थे, 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र में बताता हुआ है? भाग नंबर 1। भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? वह संयुक्त राज्य से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? वो गई आयरलैंड से। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया? देहरादून में प्रकाशित किया गया था। भारतीय संविधान ने भारत को जो है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष होना घोषित किया था। हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 को अस्तित्व में आया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तिलियां? 24 तिलियां हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? न्याय का प्रतीक करता है। भारत के संविधान के कितने भाग? 22 भाग हैं। कितने भाग है दोस्तों? 22 भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? यह कमल। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? वह एक्ट 1909। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? वो गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता जो प्रदान की गई है वो दी गई है आपके अधिनियम 1935 के तहत। अब भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं 1935 के बारे में। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो है कुछ वर्ष 1935 अधिनियम के पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपमंत्र इस प्रकार है: संघात्मक सरकार द्वारा स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना करना, द्विसदनीय केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था और प्रांतीय विधानमंडल, केंद्रीय शक्तियों का जो है विभाजन और फेडरल न्यायालय की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव जो है निम्नलिखित में किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 को। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो है बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान लगभग 2/3 तत्वों को 1935 के अधिनियम से लिया गया है। कहा जाता है कि इसका भारत के संविधान पर जो है सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अब शासन की जो एकात्मक पद्धति का जो लाभ है ना दोस्तों, वह दृढ़ राज्य है। क्या है? दृढ़ राज्य है, क्योंकि शासन की एकात्मक पद्धति केंद्र सर्वोपरि होता है और यह राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। किस देश का अलिखित संविधान है दोस्तों? वो है यूके का। अब इसके बारे में जान लेते हैं। यूके का संविधान अलिखित है या संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान और भारत के संविधान से लिखित है। आगे बढ़ते हैं।
जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे दोस्तों? वो थे विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्यता विभिन्न प्रांतों विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित की गई। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधान सभाओं से निर्वाचित, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से प्रतिनिधि और 93 सदस्य देशी रियासतों से प्रतिनिधि थे। आगे बढ़ते हैं। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? पहले 296 थे। कितने थे? 296। भारतीय संविधान के आपात उपबंध के लिए जो दिए गए हैं दोस्तों वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब किया गया? तो वो किया गया 1921 में। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है फ्रेडरिक राइट थे, 1921-25 में थे। और जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष जो स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल थे, 24 अगस्त 1925 को जो है 1930 तक रहे थे। 1925 से लेकर 1930 तक रहे थे। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? यह बनाई गई थी आपकी कैबिनेट मिशन के कहने पर। अब जान लेते हैं। भारत की संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाव दिए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में किया गया था। संविधान सभा गठन संविधान के निर्माण के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम में नियंत्रक मालिका परीक्षक नामक पद सुझाव दिया गया? वो आपका 1919 का अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अधिकार दिया गया। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो वो था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतंत्र के रूप में जो है कल्पना नहीं करता, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा है जो जानते हैं दोस्तों। सीधा आंसर पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल भारत सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करती, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी भाईचारे का जो है प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वातंत्र किसका घोतक है दोस्तों? तो वो है आपका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं पर जो है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यानी उसी का उदारवाद भी बोलते हैं। स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित एक दार्शनिक दर्शन है। इसके जो विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात कही गई है? तो वो कही गई आपकी लोकतांत्रिक। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ होता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं दोस्तों? वो देख सकते हैं प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य और उसका लक्ष्य जो है दर्शन प्रकट होता है। संविधान की प्रस्तावना भारत को निम्न में किस रूप में घोषित किया गया है? तो वो किया गया है आपका एक प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। ध्यातव्य कि मूल संविधान की प्रस्तावना समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना को जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया दोस्तों? वो कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य।
संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? वो था आपका समाजवादी। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है दोस्तों? वो है आपका जनता के प्रतिनिधियों का जो प्रभुत्व करना। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती थी। ऐसी शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा समय समय पर परिवर्तित करने का अधिकार होता था। इस शासन प्रणाली का विकास सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर हुआ और लोकप्रिय प्रभुसत्ता लोकमत और शक्ति में सार्थक सिद्ध होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत पूर्ण संप्रभुत लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? यह बना था आपका 26 नवंबर 1949 को। यानी 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण जो तरीके से लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। संविधान सभा द्वारा संविधान की जो है उद्देश्य का यानी प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अधिनियम तथा आत्मार्पित किया गया यानी संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया। शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अतः संविधान के पूर्णतः लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। अब ये मत देखना कि पढ़ाना नहीं आता, अच्छी आवाज़ नहीं है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, आपको एग्ज़ाम से मतलब होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे बाहर आएंगे नहीं। आप कहीं से कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, इससे बाहर बड़ी कोई पुस्तक है नहीं दोस्तों। भारतीय संविधान मूलतः किस तिथि से लागू हुआ था? यह हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। संविधान के उद्देश्य का संशोधन कितनी बार किया गया? आपका किया गया एक बार। संविधान के उद्देश्य यानी प्रस्तावना में संशोधन एक बार यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। उसके द्वारा उद्देश्य में समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया दोस्तों? तो वो किया गया आपका संघीय का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, परंतु एक के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया अनुच्छेद 1 के तहत। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के प्रस्ताव में क्या उल्लेख नहीं है? तो वैश्विक मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व और प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है, परंतु वैश्विक मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में वैश्विक मताधिकार का जो आधार पर लोकसभा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का उल्लेखित है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबंधित होते हैं दोस्तों। ये होते हैं आपके उद्देशिका में। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से भी पढ़ लेते हैं क्या बात है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबंधित होते हैं। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं ले पाए तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हुए मार्गदर्शन करती है। व्यवहार यूनियन यानी जो 1960 में मामले में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। यह 1960 में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ था दोस्तों? वो हुआ था संविधान में कहीं भी नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? वो किया गया आपके राज्यों का संघ में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के एक में घोषणा की गई कि इंडिया जो है यानी अर्थात भारत है क्या है? एक राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आ गया फिर से राज्यों का संघ कहा गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? वो किस में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया इंडिया को भारत कहा गया है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी? तो वो थी आपकी सरकार का संघीय स्वरूप। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। यह विभाजन प्राय एक संविधान द्वारा दिया जाता है जो देश की सर्वोच्च विधि होती है। सरकारों की विभिन्न शक्तियों का विभाजन जो है एक लिखित संविधान द्वारा होता है जिससे विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। इसके लिए एक ऐसी संस्था आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर केंद्रीय राज्य सरकारों के बीच विवादों को जो निपटा कर सके। आगे बढ़ते हैं।
भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जा सकता है? तो वह आपका संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में जो है संघीय प्रणाली के प्रावधान करता है, क्योंकि यह केंद्र और राज्यों को शक्तियों का जो है स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसके कोई प्रावधान शक्ति केंद्र की रचना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ राज्यों के क्षेत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? वो आपकी 7 है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। वर्तमान में भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 7 है और ये दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली व अंडमान निकोबार द्वीप, समुद्र दमन द्वीप और लक्षद्वीप है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत संघ में कितने राज्य हैं दोस्तों? वो आपके 29। कितने राज्य हैं? 29। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत में कुल 29 राज्य और 7 संघ राज्य हैं। ये गलत है, ये अब गलत है, ये डाटा गलत है। अब लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा जो है किया गया था? तो वो क्या किया गया था आपका 1973 में। आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो वो आपका जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। जम्मू और कश्मीर को का राज्य क्षेत्र जो है अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य दर्जा दिया गया था, अब नहीं है, अब ये टूट चुका है। जबकि भारत में 7 केंद्र क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, पांडिचेरी थे। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से पहले जो दोस्तों ये है आपका 14 राज्य यानी 6 संघ राज्य बने थे 1956 में, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तब। अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और 6 संघ राज्य है दोस्तों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये बने थे आपके। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है दोस्तों? तो आपका जीवन का अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है, यह मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? वह आपका 1976 में। आगे बढ़ते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो है भारतीय संविधान में भाग 4A अनुच्छेद 551A को जोड़कर भारतीय नागरिक में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद यानी कितनी हो गई? 11 हो गई थी। भारतीय संविधान लागू हुआ था दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान सभा के तीसरे जो है वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई थी। इस तिथि को सभा के सभापति हस्ताक्षर के साथ ही संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित को और आत्मर्पित किया गया। यानी इस तिथि को ना यद्यपि संविधान के नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू कर दिए गए, किंतु अंतरिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को ही पूर्णतः लागू हुआ। इस तिथि को उसे प्रारंभ होने की तारीख कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अपनाया गया था दोस्तों, कब अपनाया गया था? यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 का महत्वपूर्ण दिन होता है दोस्तों, वो होता है इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अब जो आप पढ़ चुके हैं यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।